So let's begin with today's class. Today is going to be first class for market risk measurement and management. I'll be taking the topic. So for FRM Part 2, and there are six subjects in FRM Part 2 as we know. There's credit risk, there's market risk, there's operational risk, there's liquidity risk, there's risk management and investment management, and there's current issues. So लेवल वन में पार्ट वन में हम लोग के चार सब्जेक्ट से अब छह हो गए हैं एंड हर एक रिस्क के लिए एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट अलॉटेड है क्योंकि दिस इज द फाइनल स्टेप टू बिकम अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एंड इसमें बहुत ही इन डिटेल सारे रिस्क के बारे में पढ़ाया जाएगा. हाउ टू आइडेंटिफाई दोज, हाउ टू मेजर दोज, हाउ टू मैनेज दोज एंड कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है उसके. Like when we talk about market risk, it mostly relates to changes in interest rates, stock prices, and stuff. The investments that we make, उसमें जो changes आते हैं, and it is due to, it can be due to specific change of the company as well as systematic change. जो systematic and unsystematic risk बढ़ते हैं अपने. Although unsystematic risk is something that can be diversified away, but कहीं कहीं जहाँ diversification नहीं होता वहाँ रहता है. So इस ये सब के बारे में पढ़ेंगे. सो मार्केट रिस्क में बहुत सारे चैप्टर्स है. लाइक वी आर गोइंग टू मेनली फोकस ऑन वीएआर. अगर हम लोग सब्जेक्ट देखे, चैप्टर्स देखे, तो वीएआर के वीआर में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम ऑफ द चैप्टर्स आर फोकस्ड ऑन ऑप्शंस एज वेल एंड स्टफ. एंड देयर हैज बीन क्वाइट अ फ्यू चेंजेस एज वेल इफ वी सी मार्केट रिस्क का सिलेबस. तो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है लास्ट ईयर से. ऑल्दो अपने को मतलब है नहीं. वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश बैच सो फॉर पार्ट टू. सो बट एक बार देख लेते हैं लास्ट ईयर में कि लास्ट ईयर से क्या चेंजेस है कंपेयर टू दिस ईयर. आई शेयर माय स्क्रीन. फर्स्टली लेट्स से लास्ट ईयर क्या था, उसके बाद बात करें क्या है नया. And as we know that the Schweizer has not been printed yet, so I am following 2024 Schweizer. जो नए चैप्टर्स है वो थोड़े बाद में कराऊंगा जब बुक्स अवेलेबल हो जाए. And once that is available, we can focus on the new chapters as well. एफआरएम का ये इशू रहता है कि ये लोग सिलेबस थोड़ा लेट से अनाउंस करता है. 2025 का सिलेबस भी अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, एक दो वीक पहले ही शायद. एंड जो बुक्स है उसको प्रिंट होने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए थोड़ा डिलेड चलता है एफआरएम. मेरे टाइम में आई रिमेम्बर इन 2020 ड्यू टू कोविड बुक से प्रिंट नहीं हुए थे. एग्जाम एक महीना पहले बुक्स आया था, एक या दो महीना पहले. Where is my files? So let's see. Part 2 Australia 2024. And yeah, weighting scheme is same. 20% ही रहेगा market risk का. There's no change in weighting scheme and the exam format, so this remains same. Now coming to study sessions. So there's market risk analysis, estimating market risk overview. This is mostly revision of FRM part 1 and कुछ नए portions है which we'll discover. There's non-parametric approaches जो थोड़ा नया है. Parametric approaches, extreme value theory, GEV, generalized extreme value, ये सब अपने पढ़ेंगे. Peaks over threshold method, POT method, ये सब अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मतलब जब टेल में डिस्ट्रीब्यूशन हो देन उसको कैसे मॉडल करे, मतलब टेल को कैसे मॉडल करे. अपने तो पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो मॉडल करते थे, बट ये जो यहाँ पे है अपने को तो इससे मतलब है ना, एक्चुअली इससे मतलब है ना, यहाँ पे लॉसेज है तो इसको कैसे मॉडल करे वो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी में पढ़ेंगे. एक्सट्रीम वैल्यू में बैक टेस्टिंग वीएआर इज मतलब वीएआर जो अपने कैलकुलेट कर रहे हैं वो पिछला मतलब लॉसेस से सेम है कि नहीं है. कैन वी बैक टेस्ट, हाउ व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ बैक टेस्टिंग वीएआर, वो इसमें कवर्ड है. एंड वीआर मैपिंग में एक नया एलओएस भी ऐड हुआ है. एंड वीआर मैपिंग में मतलब अपने बात करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट को कितना वीआर मतलब
कितना रिस्क किस डिपार्टमेंट से आ रहा है, पोर्टफोलियो की किस स्टॉक से कितना वीआर आ रहा है, इंक्रीमेंटल वीआर, ये सब सब अपने पढ़ेंगे। एंड दिस स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, और ये सब भी है। चैप्टर 6 अपना रिमूव हो गया है, इस बार नहीं है। ये जो एकेडमिक लिटरेचर है इस बार नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस। चैप्टर 6 के बदले देयर इज एन एडिशन ऑफ few new chapters as well। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं इसका। Then there's correlation. We know what correlation is. We know we'll study out properties of correlation. ठीक है, it's easy. And this financial correlation modeling, bottom approaches, I think ये भी हो जाएगा manage. This term structure and volatility, interest rates जो हम लोग पढ़े थे, क्रेडिट रिस्क का चैप्टर्स एंड इंटरेस्ट रेट मॉडलिंग तो बहुत अच्छा से किए थे, ड्यूरेशंस, केआरडीज, ये सब तो उसी का है। अब अपने बाइनोमियल ट्रीज से इंटरेस्ट रेट मॉडलिंग देखेंगे कि बाइनोमियल ट्रीज से कैसे अपने इंटरेस्ट रेट को कर सकते हैं। ऑप्शन रजिस्टर स्प्रेड जिसका खाली इंट्रोडक्शन था, उसका आप कंसेप्ट पढ़ेंगे। एंड इंटरेस्ट रेट ट्रीज एंड रिस्क न्यूट्रल प्राइसिंग इज पार्ट ऑफ बाइनोमियल ट्रीज ओनली। तो ये दोनों वैसे ही रहेगा। Evolution of short rates and shape of term structures, convexity and risk premium. Again, the art of term structure model, इसमें ड्रिफ्ट पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट इज क्वाइट बिग एंड इसको समझने में टाइम लगता है, सो विल स्पेंड मोर टाइम इन दिस ड्रिफ्ट वाला थिंग। The art of term structure of models, volatility and distributions, time dependent volatility models, Cox, Ingersoll Rose, CR model and log normal models की concepts ये भी अपने एक्सप्लोर करेंगे। Volatility smiles we know, volatility smile कैसा होता है, ऐसा होता है, ये यूजुअली करेंसी मार्केट्स में दिखता है एंड क्रैशोफोबिया के कारण ये कुछ ऐसा होता है, स्मर्क हो जाता है इंस्टेड ऑफ स्माइल। ये अपने इंट्रोडक्शन पढ़े थे बट अब ऑल डिटेल्ड में पढ़ेंगे। एंड there's this fundamental review of trading book. This is something new, जो मेरे टाइम भी नहीं था, so I'll need to explore this chapter more in detail। जब पढ़ाऊंगा तब देख लूंगा। एंड अब चेंजेस का बात करते हैं। सो 2024 में इन टोटल एफआरएम का करिकुलम में देयर वर 103 चैप्टर्स, नाउ इट्स 104। नाउ कमिंग टू मार्केट रिस्क ओनली। मार्केट रिस्क में अपने जैसे बोला चैप्टर 6 हटा दिया गया है, हैज बीन रिमूव्ड। चैप्टर 5 में वीआर मैपिंग में एक एलओएस अपडेट हुआ है, नॉट अ मेजर अपडेट। चैप्टर 6, 7 एंड 16 नए चैप्टर्स है जिसका अपने पास अभी कोई मटेरियल नहीं है। सो ये चैप्टर 6, 7 एंड 16 पेंडिंग रहेगा जब तक मटेरियल नहीं आ जाता है। अपने नहीं पढ़ लेते हैं, पढ़ा नहीं देते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है, मैनेजेबल है, हो जाएगा। चैप्टर 11 में एक एलओएस अपडेट है, चैप्टर 13 में 2 एलओएस अपडेट है। एलओएस अपडेट सा फाइन, मतलब कुछ ट्वीक कर देता है, मतलब 4 लाइन ही ट्वीक कर दिया तो एलओएस अपडेट हो जाता है। तो एलओएस अपडेट इज नॉट अ मेजर थिंग। मेन थिंग इज ये चैप्टर 6, 7 एंड 16 जो नए आए हैं ये, और चैप्टर हटा है तो चलो अच्छा ही है, कुछ हटा है तो उसके लिए बुरा नहीं मानेंगे अपने। और ऐसे भी अपने को लास्ट ईयर से मतलब है नहीं। वी आर preparing fresh for this batch and will focus in 2025 curriculum solely. We don't need anything from 2024. So let's begin with the first chapter, which is estimating market risk measures. Estimating market risk measures. So this is market risk chapter 1 and today's date is 10/24. So estimating market risk measures से अपने को क्या समझ में आ रहा है? As we know that मतलब we have seen market risk measures as VAR, expected shortfall, ये सब जो फॉल करता है, सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो रिस्क मेजर्स है बेसिकली उसका बात हो रहा है।
तो अब उस रिस्क मेजर्स को फॉर मार्केट रिस्क कैसे अपने अप्लाई कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट को मार्केट रिस्क के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीआर हम लोग देखेंगे। मतलब देयर सर्टेन वीआर बहुत जगह यूज है, क्रेडिट रिस्क में भी शायद वीआर का कहीं यूज है, बट अब मार्केट रिस्क में वीआर कैसे यूज हो रहा है, क्रेडिट रिस्क में वीआर कैसे यूज हो रहा है, इज डिफरेंट, राइट। तो उसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, ऑल्दो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली खाली उसका इंट्रोडक्शन है मेजर्स का, जो अपने पार्ट 1 में किए थे। सो we'll quickly revise, go through each of the measures and उसका फीचर्स एंड एवरीथिंग फॉर दिस क्लास। एंड उसके नेक्स्ट क्लास में जब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अपने। सो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद मतलब कि बेसिक रिटर्न का कैलकुलेशन, विच इज वेरी बेसिक। बहुत सारे नोटेशंस अपने को दिखेगा, बट वी डोंट केयर अबाउट नोटेशंस एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, यू हैव बीन माय स्टूडेंट। सो अरिथमेटिक रिटर्न का बात हो रहा है एंड देन जियोमेट्रिक रिटर्न का बात हो रहा है। So this geometric returns means continuous returns, and this is something in a discrete format. So suppose uh, the stock price at time 0 is 100, 100 नहीं लेते हैं, 200 ले लेते हैं, क्योंकि अगर परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100 कंफ्यूजन हो सकता है। एंड dividend at t equals to 1 is 20. Stock price at t equals to 1 is 250। ठीक है, तो जो मान लिया वो स्टॉक बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्म किया, देयर हैज बीन एक्सेप्शनल ग्रोथ एक साल में, तो जो 20 था वो सीधा 250 हो गया, मतलब 200 था वो 250 हो गया, एंड 20 का डिविडेंड भी दे दिया, कंपनी का बम बम हो गया पूरा। सो अब अरिथमेटिक रिटर्न निकालने के लिए अपने स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, 250 प्लस 20 माइनस 200 डिवाइड बाई 200, ये सिंपल है, इजीली आ जाएगा। तो इसको अब ये लोग लिखा हुआ है पी टी प्लस टी टी माइनस पी टी माइनस 1, पी टी टी माइनस 1। तो इतना नोटेशन याद की क्यों रखना है, जस्ट वही है जो रिटर्न जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेटेड है। इट्स बेसिकली 270 माइनस 200 बाई 200, 70 बाई 200 इज 35% रिटर्न कैलकुलेट हुआ। अब वही जब जियोमेट्रिक रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं ये लोग ln ऑफ 270 बाई 200 कर रहे हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सो इट्स ln ऑफ 1.35। तो फिर क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर से करे तो ये देख लो, ये 30% आया सिर्फ अप्रोक्सीमेटली। तो इसका ये लोग लिखा हुआ है ln पी टी प्लस डी टी बाय पी टी माइनस 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो इतना झमेला करना ही क्यों है, कंटिन्यूस रिटर्न निकालना है तो सीधा सीधा निकाल लो, देख लो। और ये -1 लिखा हुआ है, मैंने पी टी -1 लिख लिया था यहाँ पे को बढ़ा के, तो ये डिफरेंस है। तो रिटर्न कैलकुलेशन का डिफरेंस बोला हुआ है, इसका थोड़ा बहुत फीचर्स दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिक रिटर्न फॉर सेम रिटर्न, ज्योमेट्रिक रिटर्न विल ऑलवेज बी लोअर देन अरिथमेटिक रिटर्न। तुम देख ले, रिटर्न तो 70 का ही है, बट यहाँ पे इट्स 35, यहाँ पे इट्स 30। कोई भी रिटर्न कैलकुलेट कर ले, कितना भी मतलब कोई भी अमाउंट ले ले, ज्योमेट्रिक रिटर्न अरिथमेटिक रिटर्न से कम ही आएगा। क्यों, वाई?
You know the reason, Rohit. We read it in VRM का ही subject, chapter, I'm forgetting the chapter 13 और 14 में ही रिटर्न्स का जब बात हुआ था. मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं, क्योंकि whenever we हम लोग ने क्या बोला था, जितना बार रिटर्न्स मतलब सपोज दिस इज टाइमलाइन 1 to 0 to 1 ईयर, तो अगर यहाँ पे एक बार रिटर्न एक्यूमुलेट हो रहा है तो मतलब 35% यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे सीधा 35 मिल जा रहा है अगर 100 पे करे तो. बट अगर दो बार एक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ पे 100 का 35% बाई 2 कितना हो गया, इट्स 17.5. तो 117.5. अब इस पे 117.5 में 17.5 का वो लग रहा है, कंपाउंडिंग लग रहा है. 100 पे तो लग ही रहा है 17.5, तो 17.5 इधर इधर भी आएगा. प्लस 17.5 पे भी 35% वो 17.5 लग रहा है. सो इट्स 17.5 इंटू 0.175 प्लस 3.0625. तो इन टोटल इट्स 117.5 प्लस 117.5 प्लस 117.5 प्लस 3.0625. तो इट्स कमिंग एज 138.0625, राइट. तो देख लो, दो बार कंपाउंडिंग किए तो सेम रिटर्न में ये ज्यादा आया और यहाँ पे 135 ही आ रहा था, है ना. और अगर तीन बार कंपाउंडिंग करेंगे तो उस पे यहाँ पे जो था उस पे इंटरेस्ट लग के यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा उस पे लग के इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा. अब हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस है, हर एक मिनट में मिल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस में तो बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाएगा ना एक्यूमुलेट होके. तो 35% अगर एज्यूम करे तो 135 पे तो फॉल नहीं करेगा, बहुत ज्यादा पे फॉल करेगा. तो 135 को अगर हम लोग डिक्यूमुलेट कर रहे हैं यूजिंग वन टाइम पीरियड या कंटिन्यूअस, तो इसमें तो कंटिन्यूअस में तो कम आएगा ना रिटर्न जो है. तो वही बताया गया है कि ज्योमेट्रिक रिटर्न पे जो रिटर्न है वो थोड़ा कम आता है, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलते जाता है. वी एज्यूम कि द डिविडेंड्स एंड एवरीथिंग इज री इन्वेस्टेड एट द सेम रेट. बट अरिथमेटिक में रिटर्न में ऐसा कोई assumption नहीं है कि इट इज री इन्वेस्टेड एट द सेम रेट, वो मिलता है बस. बट इसमें री इन्वेस्टमेंट का assumption है एट अ सेम रेट. ये दिस दिस assumption is something similar to YTM, if you remember. YTM में भी assume जो कूपन्स मिल रहा है उसको री इन्वेस्टेड, दैट दोज आर बीइंग री इन्वेस्टेड YTM. तो वैसा ही कुछ, इफ यू कैन रिलेट. और एक फीचर है कि ज्योमेट्रिक रिटर्न में कैनॉट गिव नेगेटिव प्राइसेस. See if you can relate to it or not. This statement. बता एक बार. Why cannot it give negative prices? Geometric रिटर्न नेगेटिव प्राइसेस नहीं दे सकते हैं. Is it wrong or false or true or false? सर वो मतलब एलएन में नेगेटिव नहीं हो सकता ना। हम्म. एलएन में नेगेटिव नहीं हो सकता. एलएन से तो मतलब ही नहीं है अपने को. हाँ सर। एलएन से तो, एलएन तो मतलब निकालते जब रिटर्न निकालना होता है. मैं बोल रहा हूँ ज्योमेट्रिक रिटर्न ही मेरा -80% है. तब
क्योंकि -80 नहीं, चल -120% पकड़ ले ज्योमेट्रिक रिटर्न। और अब अरिथमेटिक रिटर्न भी अगर 120% होता तो क्या होता? कुछ भी अगर स्टॉक प्राइस आज 100 है, S0 = 100, तो ST क्या हो जाएगा अरिथमेटिक रिटर्न के हिसाब से? ST अरिथमेटिक रिटर्न ज्योमेट्रिक रिटर्न, तो ये 100 इंटू 1 माइनस 120%, यही होगा। तो ये तो नेगेटिव चले जा रहा है, 100 इंटू 0.2, 20 नेगेटिव हो जा रहा है, विच इज absurd, राइट? स्टॉक प्राइसेस कैनॉट बी नेगेटिव। तो अरिथमेटिक रिटर्न का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये स्टॉक प्राइसेस को नेगेटिव कर देता है। बट वेयर एज ज्योमेट्रिक रिटर्न क्या कर रहा है, ये तुम्हारा 100 इंटू e⁻⁻1.2 हो रहा है। e⁻ r होता है r इंटू टी, तो टी तो 1 है, r 1.2 है, तो -1.2 है, तो सीधा -1.2 लिख लिया मैंने। तो इसमें क्या आंसर आएगा तुम्हारा? अगर 1.2 प्लस माइनस सेकेंड ln करूं तो 100 इंटू 0.3 आ रहा है, विच इज 30 रुपीज। और तुम कुछ भी कर ले, मतलब e⁻10 भी कर ले, अगर e⁻10 करते, मैंने कभी किया नहीं है, तो वो जीरो पे रुक जाएगा, देख ले। मतलब और डेसिमल प्लेसेस बढ़ाएगा तो कोई डेसिमल प्लेस आएगा, बट जीरो से नीचे नहीं जाएगा। तो ज्योमेट्रिक रिटर्न का एक एडवांटेज ये है कि इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव स्टॉक प्राइसेस, इट दैट इज व्हाई इट इज अ प्रेफरेबल मेथड ओवर अरिथमेटिक रिटर्न्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेस्टमेंट यूज यूज ज्योमेट्रिक रिटर्न और कंटिन्यूअस रिटर्न, जिसको बोलना चाहे तो। ये बहुत जगह देखिएगा कि मतलब जो तुम एफआरएम पार्ट 1 में पढ़ा, उसका उसका ही दूसरा नाम यहाँ पे यूज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने लिखे हैं। अब एफआरएम पार्ट 2 में ना जो ऑथर्स लिखा हुआ है, एक सर्टेन पेपर्स है, उसका वही एफआरएम पार्ट 2 का करिकुलम बनता है। तो अलग अलग आदमी अलग अलग चीज यूज करता है, नाम यूज करता है, नोटेशन यूज करता है। इसलिए नोटेशन बहुत वैरी करेगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ही, या चैप्टर टू चैप्टर ही। तो उसको अपने को डिकोड करना पड़ेगा कि मतलब किस चीज का बात कर रहा है। सो ज्योमेट्रिक रिटर्न इज बेसिकली कंटिन्यूअस रिटर्न। कंटिन्यूस ही तो यूज करेगा, कंटिन्यूस के लिए ही यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल, जो यहाँ हो रहा है। सो दिस वाज अ डिस्कशन ऑन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक रिटर्न। बेसिकली इतना ही था, एक्चुअली इतना था, बट अगर तुम मैट खोलेगा इंस्टीट्यूट का तो बहुत बड़ा डिस्कशन है, बट काम का इतना ही था। नाउ वी कम टू आवर बिलव्ड VAR। VAR, सो वी नो व्हाट VAR इज, मतलब उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, बट स्टिल फॉर डिवीजन पर्पस VAR का मतलब क्या है? मैक्सिमम, एक्चुअली मिनिमम लॉस, मिनिमम लॉस एट अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। ये तीन चीज VAR का स्टेटमेंट में जरूरी होता है। ये तीन चीज जरूरी है।
when I'm talking about confidence level, I'm talking about alpha here. मतलब 5%, 1%। अगर यही मैं 95% बोलता, 99% बोलता, तो ये मैक्सिमम लॉस के जगह, मिनिमम लॉस की जगह मैक्सिमम लॉस हो जाता, राइट? क्योंकि 99% चांस है कि इतना ही लॉस हो, बट 1% चांस है कि इससे ज्यादा हो। दैट इज वाई यहाँ पे मैं 5%, 1% लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिनिमम लॉस का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन दे सकता है प्रॉफिट लॉस ये सब के कारण वीआर का भी टेस्टेबिलिटी हो सकता है। तो कब मिनिमम लॉस लगाना है, कब मिनिमम प्रॉफिट लगाना है, कब मैक्सिमम लॉस लगाना है, कब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, विल डिपेंड ऑन द कॉन्फिडेंस लेवल, वो कैसे दिया हुआ है। ठीक है। सो और गिवन टाइम पीरियड यूजुअली वी कैलकुलेट फॉर 1 ईयर। वीआर में हम लोग देखें, फॉर मार्केट रिस्क ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी 1 ईयर ओनली, 1 ईयर वीआर मोस्टली चलता है। एंड मिनिमम लॉस जो निकालेंगे निकालेंगे। अब टेक्निक्स क्या क्या सीखे अपने? इफ यू कैन रिकॉल। डेल्टा नॉर्मल मेथड था। ठीक है। पैरामेट्रिक एस्टिमेटेड, मेथड, सॉरी, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। नॉर्मल मेथड। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज अ सेपरेट टॉपिक, वीआर के बाद आएगा वो। इसमें क्या क्या टेक्निक्स है? पैरामेट्रिक मेथड में एक नॉर्मल मेथड था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करके। और अपने डेल्टा नॉर्मल पास्ट, था ना सर, और अपने पास्ट पास्ट का हिस्टोरिकल, कुछ देखते थे, हिस्टोरिकल। राइट? हाँ, हिस्टोरिकल इज गोइंग टू सिमुलेशन। विच वाज पार्ट ऑफ नॉन पैरामेट्रिक फैमिली, क्योंकि उसमें कोई पैरामीटर्स यूज नहीं होते थे। हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड। ठीक है। और एक हम लोग ने पढ़ा है मोंटे कार्लो सिमुलेशन, बट उसका डिस्कशन नहीं हुआ है यहाँ पे। मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड, इफ यू रिमेम्बर, विच इज पार्ट पैरामेट्रिक एंड पार्ट नॉन पैरामेट्रिक। ये पार्ट 1 का हाँ, टॉपिक है। यस। इसको एक बार अलग बॉक्स में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं हुआ है। बाद में होगा तो होगा, बट इस चैप्टर में नहीं है। यहाँ पे ये लोग बोला कि भैया हम तुमको सेम चीज तो पढ़ाएंगे नहीं, हम थोड़ा तो अलग देंगे। और तो यहाँ पे और एक घुसाया, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करके। इसमें लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मेथड। ठीक है। तो ये तीनों का डिस्कशन करेंगे, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड। लेट्स स्टार्ट विद हिस्टोरिकल सिमुलेशन, क्योंकि नोट्स का भी फ्लो वैसे है बुक का। लेट्स फॉलो दैट। नॉट फॉलो हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड। अब हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड में व्हाट डू यू रिमेम्बर? टेल मी। हिस्टोरिकल सिमुलेशन में सर वो पास्ट डेटा लेते थे, हम्म। और एक सर्टेन इंटरवल होता था, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल होता था। हम्म। ठीक है। उसके बेसिस पे जैसे 5% है तो 500 ऑब्जर्वेशन है, तो लास्ट के 5 लेते थे। सो सपोज 500 ऑब्जर्वेशन तुम बोला। सो लास्ट 500 दिन का ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। लास्ट 500 दिन का ऑब्जर्वेशन है, इसको तुम असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, है ना? मतलब प्रॉफिट टू लॉस। ठीक है।
ऐसे कर लिया, मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑब्जर्वेशन टू सबसे लीस्ट, मतलब लीस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन बोल देता हूँ। तो अब तुम बोल रहे 5% पे चाहिए, 5% में 500 का 2.5 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, विच इज लिटिल वियर्ड स्टार्टिंग में। लेट्स से 10% सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन चाहिए। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में तो अपने लास्ट का पास देखेंगे। लास्ट का पास देखे तो ये पांचों लेके इस- ये पांचों के ऊपर जो होगा, यहाँ पे जो होगा वो वी एड होगा। मैं एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में चला गया था, माय बैड। टू मेक इट मोर क्लियर, दो, तीन, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये जो है, ये अपना वी एड है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है, लीस्ट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो historical simulation method is very simple. If you believe that your future is going to be similar to your past, your all the future observations, all the future projections will follow what has already happened in the past. So you can use historical simulation method, and using a historical simulation method, you can calculate the VAR at your own confidence level, whether it's 5 years or whether it's 5% or 10%. So उस टाइम पे हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड यूज होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग को फ्यूचर नहीं पता कि वो पास जैसा होगा कि नहीं। इसलिए हिस्टोरिकल सिमुलेशन को हम लोग यूज ज्यादा नहीं करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट बट कैनॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर और नो न्यू इंफॉर्मेशन यूज्ड। कोई भी नया कुछ आता है तो वो सब स्किप हो जाता है। कोई भी नया वेरिएबल आता है, अब जैसे क्रिप्टोज आया, तो क्रिप्टोज मार्केट को अलग अलग तरीके से चलाया, जैसे मैंने रेजिम स्विच या कुछ भी। तो हिस्टोरिकल जो, जब क्रिप्टो नहीं था उस टाइम का डेटा यूज करके फायदा नहीं है अब, क्योंकि अब क्रिप्टोज है मार्केट में, तो मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। कुछ बहुत जन होगा कि अपना मार्केट से पैसा निकाल के क्रिप्टोज में भी लगाएगा। सो यू कांट यूज हिस्टोरिकल डेटा देयर। सो दैट इज ये ये डिसएडवांटेज हो गया और एक एडवांटेज हो गया इसका। एंड इसमें बुक में देयर अ सटल डिस्कशन कि मतलब बहुत जन होता है जो बोलता है कि यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में तो वी एड है, तो सिक्स ऑब्जर्वेशन लो। सिक्स मतलब नीचे से सिक्स ऑब्जर्वेशन लो वी आर का, क्योंकि लास्ट का पांच उसमें इंक्लूड होना चाहिए। बट एग्जाम में हम लोग देखे हैं कि हम लोग फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ही लेते हैं और वो राइट होता है। तो देयर हैज बीन अ कंफ्यूजन ऑलरेडी कि मतलब सिक्स ऑब्जर्वेशन ले या फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ले एट 10% सिग्निफिकेंस, मतलब 1000 ऑब्जर्वेशन है, 5% पे चाहिए। तो बहुत जन बोलता है कि 9 9 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लो, बहुत जन बोलता है 9 9 फोर्थ ऑब्जर्वेशन लो। तो विल प्रेफर कि 9 9 फिफ्थ पे स्टिक करे अपने, नॉट फोर्थ पे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सिमुलेशन में ये एक कैच है। लेट मी सी इफ आई मिस समथिंग। ठीक है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, लार्जेस्ट टू लोएस्ट थ्रेशोल्ड, कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेट वी आर, ठीक है, वो कर लेंगे। Sensible only if you expect future performance to follow the same return generating process as in the past. Changing economic conditions and a shift in parameter values. इसका disadvantage है. So this was historical simulation method, which we already knew, but we covered it here as well. Any doubts here, Rohit? ठीक है. Let's move on to our very own
पैरामेट्रिक मेथड। पहले नॉर्मल का बात कर लेते हैं, उससे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा अपना। ठीक है, अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगता था? ज्यादा ही फ्लैट हो गया। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखता था, थोड़ा ऐसे होगा यार। सो वी आर यहाँ पे है सपोज एट 5%। ये तो इतना अपने को पता ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे कटता था। दिस इज 0। इतना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे है स्टैंडर्ड नॉर्मल से, 5%। टू रिमेम्बर द नंबर। तो वन टेल वाला ना? हाँ हाँ, वन टेल। वी आर विल बी वन टेल ओनली, मतलब लेफ्ट का। हाँ, 1.645। करेक्ट। सिग्मा इज वन माइनस 1.645, माइनस 1.645। सो दिस इज माइनस 1.645 अवे, और ये 0 है। तो वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल अगर करते हैं तो वो आता 0 माइनस 1.645। उसका माइनस 1.645 हो जाता, क्योंकि सिग्मा भी 1 है इसका। तो सिग्मा 1 है ना फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं जिसमें एक म्यू भी होता है, जिसमें एक सिग्मा भी होता है ना। म्यू का भी नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0, एंड सिग्मा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो उसमें वी आर क्या हो जाता है? वी आर 5% इक्वल टू म्यू माइनस 1.645 विच इज जेड इंटू सिग्मा। ये तो अपने को याद ही है, ये कुछ नया है नहीं। और अगर ये प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, अगर यही रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आर टी फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा से अरिथमेटिक रिटर्न होता है। अरिथमेटिक रिटर्न यूजुअली फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मानते हैं। एंड ज्योमेट्रिक रिटर्न फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एल एन यूज हो रहा है वहां पे, इफ यू रिमेम्बर। सो एल एन लॉग नॉर्मल याद रखना, एंड अरिथमेटिक रिटर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना। तो क्या करते हैं? वी आर एट 5% इक्वल्स टू म्यू माइनस 1.645 इंटू सिग्मा, जो जो भी आया, इंटू वैल्यू, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। यही करते थे। अब यहाँ पे अलग नोटेशन दिया है, पीटी -1 दिया है, पीटी दिया है, तो उससे अपने अपना तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, कंसेप्ट तो सेम ही है। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों परसेंट में आएगा। अगर म्यू 10% है, सिग्मा 4% है, तो सपोज अज्यूम कर लेते हैं, एक ले लेते हैं। इफ म्यू इज 10% एंड सिग्मा इज 4%, नहीं, टू गिव अ फ्लेवर ऑफ वी आर, लॉस में ले आते हैं इसको, 8%। सो वी आर एट 5% क्या आएगा, बताओ? एंड वीपी इज 1 लाख। तो वी आर एट 5%, बता। ये तो लिख दे रहा हूँ ये सब, अब लेवल 2 में ये सब नहीं कराऊंगा मैं, कैसे लिखते हैं। 3160 नेगेटिव। 3160 नेगेटिव। 3160 नेगेटिव, हाँ ठीक है। सो वी आर इज 3160। अब ये चीज याद रखना कि प्लस माइनस मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। इसमें फॉर्मूला के बाहर में ये लोग हमेशा माइनस लिखते हैं, यहाँ पे भी एक माइनस है, ऐसे टू मेक वी आर पॉजिटिव। वी आर मतलब लॉस। अब -3160 लॉस है, अपने को पता है। तो वी आर का आंसर होगा इक्वल टू 3160, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड है बाहर, काट काट देगा। और अगर ये प्रॉफिट में आता, ये अगर 4% होता,
तो कुछ प्रॉफिट में आता, सपोज 3160 प्रॉफिट आता, तो वी आर इक्वल्स टू -3160 तब होता, क्योंकि लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है, राइट। तो माइनस प्लस को ध्यान नहीं देते हैं, वी आर मतलब लॉस होता है, लॉस अगर लॉस आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो मतलब वी आर इक्वल्स टू 3160। एक चीज याद रखते हैं टू मेक इट सिंपल, क्योंकि जितना नोटेशन में जाएगा उतना दिक्कत होगा। और भयंकर, ट्रस्ट मी, इधर बहुत सारे फॉर्मूलाज है इस मार्केट रिस्क में, बहुत सारे नोटेशंस है। सो लेट्स कीप एज मिनिमलिस्टिक एज पॉसिबल। इसी चैप्टर में एक दो फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसका तुमको डेरिवेशन का आइडिया भी नहीं होगा कहाँ से आ रहा है, ना मैं कराऊंगा क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग है, बट है। सो दिस वाज नॉर्मल मेथड, सिंपल। अब नॉर्मल मेथड में भी डिसएडवांटेज है कि ऑब्वियसली मार्केट्स फॉलो नहीं करते नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर हैज बीन अ फैटर टेल, स्लेप्टोकर्टिक होता है, तो ये सब ने पढ़ चुका है, तो उसका डिसएडवांटेज भी मेंशन्ड है। एंड देन दे हैव मूव्ड टू डिस्कशन ऑफ लॉग नॉर्मल वीआर, व्हिच इज समथिंग न्यू। सो देख लो, देख लो, माइनस मल्टीप्लाइड बाहर था तो ये माइनस हो जा रहा था, और ये ऐसे ही आ रहा था। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं दिया हुआ है, खोला हुआ है ब्रैकेट्स, तभी ये माइनस में, ये प्लस में। ये नॉर्मली कैलकुलेशन है, एंड ये इंटू पी टी -1, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, सिंपल है। नाउ दे मूव टू लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच वी आर गोना स्टडी। लॉग नॉर्मल वी आर, ठीक है। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है? लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर्स के बारे में कुछ कुछ भी आइडिया है? चैप्टर 15, नहीं चैप्टर 14, बाइनोमियल, एक्चुअली चैप्टर 15, तो उसके ब्लैक शोल्स के पहले पढ़े थे, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एसेट प्राइसेस, वीआरएम में। स्क्यूड होता है ना? स्क्यूड होता है, कौन सा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यू, ठीक है। सो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यू होता है, ऐसा दिखता है, एंड इट कैनॉट बी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होता लॉग नॉर्मल में, ऑब्वियसली एलन है तो नेगेटिव नहीं होता है। सो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, यहाँ पे थिनर टेल्स होता है टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, एंड यहाँ पे मोस्टली डेटा फॉल, यहाँ पे मोस्टली डेटा फॉल करता है। तो लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखता है, एंड इसमें बोला है द ज्योमेट्रिक रिटर्न, रिटर्न आर टी, सो आर टी फॉलोज log of normal mu comma sigma square। एक्चुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, ln1 ln rt ln pt by pt -1 follows normal mu comma sigma square, so pt by pt -1 follows ln normal normal mu comma sigma square, so rt follows ln mu comma sigma square। सो ऐसा कुछ फॉर्मूला है इसका, ln मतलब ln को उधर शिफ्ट कर देता है, तो वो लॉन्ग नॉर्मल बन जाता है आरटी बेसिकली, एंड ये भी 1 + RT होगा, ठीक है। तो वन कांस्टेंट है, उसका मतलब कोई वो रहता नहीं है, तो आरटी फॉलोस ln कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ऐसा दिखता है। तो उसका वी आर निकालने के लिए क्या बोला है, टू कैलकुलेट द वी आर फॉर अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द डेरिवेशन आई एम नॉट शोइंग, क्योंकि वो एफ एक्स निकाल के लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एफ एक्स इज मच मच बिग, इफ आई show it to you,
It's not here in Schweizer. It's in market risk. This is 2020 book when I gave my exams. ये उसका एफएक्स है. ये यूज करके उसको डिराइव करके ये लोग जो फाइनल वीआर का वैल्यू फॉर्मूला है वो दिया हुआ है. सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड आई डोंट थिंक इस पे टाइम स्पेंड करके भी अपना भी फायदा होगा कुछ. अपने डायरेक्टली फॉर्मूला देख लेते हैं विच इज दिस वन. आई थिंक इट्स बेटर कि वी मूव टू स्वाइजर ओनली क्योंकि यहाँ पे और नोटेशन है बहुत ही बेकार बेकार है. तुम देख ले, अगर देखे तो आर स्टार पी स्टार एंड लेट्स इग्नोर. सो ये फॉर्मूला दिया हुआ है. So, given that RT follows log normal distribution, VAR of sigma VAR alpha नहीं 5% ही ले लेते हैं. 5% equals to value of portfolio at the beginning of the year into 1 minus e to the power. अब यहाँ पे जो normal distribution का था ना वो लिखते हैं e to the power minus of mu minus z into sigma. तो ये जो म्यू है ये जो सिग्मा स्क्वायर है वो सिग्मा होगा और z मतलब यहाँ पे अपना 1.645 ही हो गया. सो ये फॉर्मूला होता है फॉर लॉग नॉर्मल VAR. देख लो ये है. एक्चुअली माय बैड, यहाँ पे माइनस नहीं होगा. माइनस क्योंकि यहाँ पे है अपना ये माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा. सो यूजिंग दिस वी कैलकुलेट द VAR यूजिंग लॉग नॉर्मल मेथड. तो अगर ज्योमेट्रिक रिटर्न दिया हुआ है तो VAR यूजिंग लॉग नॉर्मल मेथड करेंगे. अरिथमेटिक रिटर्न दिया है तो VAR यूजिंग नॉर्मल मेथड करेंगे. तो ये याद रखना है. अब एक तो एग्जांपल देख लेते हैं यूजिंग द सेम एग्जांपल अबव. लेट्स सॉल्व फॉर दिस VAR. सो उसमें था म्यू इक्वल्स टू 10% था, सिग्मा इक्वल्स टू 8% था एंड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 1 लाख. सॉल्व फॉर दिस. 3110.6. 3110.6. ठीक है. This is a bit lower than what we calculated in here 3160. इसका कोई ऑब्जर्वेशन दिया नहीं है बट इट डज मेक सेंस कि मतलब कंटिन्यूस रिटर्न है तो थोड़ा तो रिटर्न ज्यादा होगा और रिटर्न ज्यादा होगा तो VAR मतलब लॉस थोड़ा कम होगा सेमी रिटर्न्स पे सेमी पैरामीटर्स में. तभी लिए VAR थोड़ा कम आया है. ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है बट अगर हम लोग सोचे 1 मिनट रुक के सोचे कंसेप्चुअली तो ठीक ही हो रहा है. अगर 10% म्यू है और उसमें भी 10% म्यू था, 1 साल बाद उस पर 110% होगा. इसका 1 साल बाद e टू द 0.1 कर एक बार कितना आ रहा है देख. 1.105 आ रहा है. तो 0.5% ज्यादा आ रहा है. तो वो 0.5% ही तो यहाँ इफेक्ट डाल रहा है. देख ले 0.5% इंटू 1 लाख का अप्रोक्सीमेटली 500 का आ रहा है. वो माइनस भी है इसलिए मे बी इसलिए माइनस का इफेक्ट भी कुछ आएगा.
तो इसने so this is long normal VR. Any questions still here? Easy है, simple रख रहा है, easy है. I'm not going into derivations and all क्योंकि derivations बहुत complex कर देगा. अगर फिर भी देखना है यहाँ पे तुम एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये लॉग नॉर्मल का सारा दिया हुआ है एंड यहाँ पे डेरिवेशन है, मतलब बहुत ही बेकार है. आर स्टार को एल एन पी स्टार बाय पी टी माइनस वन बोला है, बाय पी स्टार फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो एल एन को ऐसे बांट सकते हैं, एल एन पी स्टार माइनस एल एन पी टी माइनस वन. देन इसी को रीअरेंज करके एल एन पी स्टार इक्वल्स टू आर स्टार प्लस एल एन पी टी माइनस वन लिखा है. एंड देन एल एन हटा दिया है. एल एन हटा दिया तो पी टी माइनस वन इंटू एक्सपोनेंशियल आर स्टार हो गया. एंड फिर एक्सपोनेंशियल आर स्टार को एक्सपैंड कर दिया आर स्टार फॉलोज न्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल के, उसका वी आर निकाल दिया. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट क्या बोले, वी डोंट नीड इट, मतलब वी डोंट नीड इट फॉर द एग्जाम. देयर इज नो रिटन एग्जाम्स. वी हैव will have question, we need to straight away choose the correct answer, and derivations are not part of your FRM test ability. So this was a long normal VR. Now we are going to move to, let me see. हाँ, और एक फीचर बोला है कि मतलब when we use log normal VR for a very short period of time, then we'll see the calculations are very much similar. मतलब बहुत ही सेम कैलकुलेशंस आएगा. मतलब अगर तुम एक दो महीना का करेगा ना तो कैलकुलेशंस won't differ that much. And even I agree क्योंकि उतना कंपाउंडिंग इफेक्ट आता नहीं है ज्योमेट्रिक रिटर्न्स में फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. लार्ज पीरियड ऑफ टाइम में फिर भी कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है. दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट कि व्हेन यू कैलकुलेट बोथ VRs फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, the return estimates and the VR will be very much same using geometric and arithmetic returns. ये जो लाइन लिखा हुआ है मतलब I think that is it. Long normal VR is done. Now we move to expected shortfall. Any questions still here? अब तुम मेरे को बता, what is expected shortfall and why is it there? मतलब reason for calculating expected shortfall, major reason. Expected shortfall is the average of the losses beyond VR levels. VR loss. Okay, correct. And why do we calculate expected shortfall? What was the need of calculating expected shortfall? VR does not give us the magnitude of the loss. Expected shortfall gives the magnitude. Good. So it is the average of losses given VR is reached. ये तो we know. Why VR does not tell us about magnitude of losses beyond VR level. तो अब सपोज 1 करोड़ का VR है, बोल दिया 5% में 1 करोड़ का VR है, तो अगला 5% में तो भाई 50 करोड़ भी हो सकता है नुकसान. तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? इसीलिए VR का मेजर डिसएडवांटेज है कि वो मैग्नीट्यूड नहीं बोल पाता है.
and that is why expected shortfall was introduced, as you mentioned, Rohit. So now, how do we calculate expected shortfall? ये क्वेश्चन था. उसके लिए हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड का दिखाया है एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल. वेरी सिंपली, जो लास्ट का चार्ट है 5% में 1000 ऑब्जर्वेशन थे, तो लास्ट का चार्ट का एवरेज कर दो. सो सपोज एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल है अगेन वही डिसेंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेट करेंगे. तो लास्ट का जो चार्ट आएगा उसका एवरेज कर दो टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल. ये अपने को आता है, वी हैव कैलकुलेटेड मल्टीपल टाइम्स एज वेल. सो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में इशू नहीं आना चाहिए अपने को. एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज अ कोहेरेंट रिस्क. इट एक्चुअली ये दोनों ही है. कोहेरेंट रिस्क मेजर मैं बाद में कराऊंगा. इसमें एक चीज दिया हुआ है कि तुम जो कैलकुलेट कर रहे एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, से यहाँ पे है ये VAR है. तुम एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मतलब 1000 ऑब्जर्वेशन है अभी. तो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल तुम्हारे पास 4 एवरेजेस आएगा एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल के लिए. ठीक है. 99th ऑब्जर्वेशन, 6th, 997, 998, 999 एंड 1000th. तो तुम ये 4 ऑब्जर्वेशन यूज करेगा टू कैलकुलेट ES, राइट. अब अगर तुम अपना विजिबिलिटी बढ़ाए लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का, और तुम 1000 की जगह 10,000 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो तुम्हारे पास 10 एन होगा इंस्टेड ऑफ 4. 1000 की जगह अगर 10,000 ले रहे हैं तो 50 ऑब्जर्वेशन होगा, 49 ऑब्जर्वेशन होगा लेने को, 49 ऑब्जर्वेशन होगा लेने को. अगर 10,000 ऑब्जर्वेशन है तो तुम कितना 950th ऑब्जर्वेशन पे VR हो रहा है अपना 95% VR. 9500th ऑब्जर्वेशन पे VR हो रहा है. 1000 ऑब्जर्वेशन है, VR एट 9500 ऑब्जर्वेशन, राइट. मेरे पास 500 ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज निकालने के लिए, ES निकालने के लिए, है ना. अगर 10,000 ऑब्जर्वेशन है, 95% VR बोला है, 95% VR इज 9500th ऑब्जर्वेशन. तो 500 और ऑब्जर्वेशन बचा एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकालने के लिए. ठीक है. तो ये जो 500 ऑब्जर्वेशन का एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आएगा, इट विल बी मच क्लोजर टू एक्चुअल एंड ट्रू एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल. तो मतलब जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन उतना क्लोजर जो एक्चुअल एंड ट्रू एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल होता है उससे ज्यादा आएगा. तो बेसिकली लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, जितना ज्यादा वैल्यूज लेंगे उतना बेटर प्रेडिक्ट करेगा. तो वही बोला है एक चीज तो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में. एंड इधर ज्यादा कुछ बोला नहीं है. आई एम गोइंग थ्रू लिटिल फास्ट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल और ये सब का, क्योंकि वी ऑलरेडी नो व्हाट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज, राइट. देख ले, ये लिखा है, ये कैलकुलेशन दिया है 96%, 97, 99. तो ये चार्ट तो है, इसका एवरेज निकाला तो 2.003 आया, बट इसका थ्योरेटिकल ट्रू वैल्यू इज 2.063. तो जितना ज्यादा स्लाइसेस करेंगे, मतलब और बड़ा एन लेंगे, तो अगर सपोज इधर कितना लिया हुआ था, इसमें शायद 500 लिया हुआ था, लिखा हुआ नहीं है.
बट ये अगर 1000 लेते ग्रेटर देन 1000 वीआर्स, हाई नंबर ऑफ वीआर्स, तो 2.063 आ जाता theoretical वैल्यू. इट अप्रोचेस द करेक्ट theoretical वैल्यू, ये मेंशन्ड है. नाउ वी मूव टू कोहेरेंट रिस्क मेजर्स. याद है कोहेरेंट रिस्क मेजर्स? ये वो चार स्पोर्ट्स है वही ना, हाँ. मोनोटोनिसिटी था और सब एडिट हम्म. पॉजिटिव होमोजेनिटी और ट्रांसलेशन इन वैल्यूज. और एक पॉजिटिव होमोजेनिटी. हम्म. सो ये चार फीचर्स चाहिए होते हैं टू मेक अ रिस्क मेजर अ कोहेरेंट रिस्क मेजर. सो आई थिंक मोनोटोनिसिटी वर्स की मतलब अगर परफॉर्मेंस कम है तो रिस्की, परफॉर्मेंस पुअर है तो रिस्की ज्यादा है. सब एडिटिविटी इसकी रिस्क ऑफ ए प्लस risk of B will always be greater than equal to risk of A plus B, which is मतलब कि कोरिलेशन का जो था सब एडिटिविटी में, कोरिलेशन इज लेस देन इक्वल टू 1, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट होता है. तो जो रिस्क ऑफ ए बी है विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू रिस्क ऑफ ए प्लस रिस्क ऑफ बी, विच इज व्हेन कोरिलेशन इक्वल्स टू 1. ट्रांसलेशन इनवेरिएंसेस, अगर हम कैश ऐड कर दें तो दैट विल एक्ट एज अ क्वेश्चन. तो इफ दैट एक्ट्स एज अ क्वेश्चन एज अ कैपिटल तो रिस्क कम जाता है. अगर लेस रिस्क की एसेट ऐड करें तो रिस्क कम जाता है, विच इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंस. एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इसकी मतलब अगर हम उस पोर्टफोलियो को हाफ कर दे या तो उसका रिस्क भी हाफ हो जाता है, पोर्टफोलियो को कम कर दे तो वो रिस्क भी कम हो जाता है वैसे. तो ये चार्ट हो, रिस्क मेजर भी का वैल्यू भी कम हो जाता है बेसिकली. तो ये चार कोहेरेंट रिस्क मेजर्स है. सो ईएस और वीआर के अलावा क्या कर सकते हैं, ये बोला है. मतलब इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, कोहेरेंट रिस्क मेजर्स में क्या क्या आ सकता है. अपने याद है मतलब इफ यू रिमेम्बर इन वी आर एम फर्स्ट चैप्टर आई टॉट यू अ मेथड कि मतलब इंक्रीजिंग परसेंट पे ले लो, मतलब एज द लॉसेस आर इंक्रीज, मतलब एज वी मूव towards the 100% of significance level, 96%, 97%, तो उसका वेट्स भी बढ़ाते रहो, हायर लॉसेस को हायर वेट्स तो वैसा कुछ. तो वैसे ही कुछ एक एग्जांपल दिया है कि जो वेटिंग स्कीम है, वेइंग स्कीम टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इंस्टेड ऑफ टेकिंग इक्वल वेट्स जो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में करते हैं टू ऑल द मेजर्स, टेक वेट्स एज 1/1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल. सो एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल उसका 1 - 0.01 हो जाए, 1 - 0.99 हो जाएगा. एट 96 कॉन्फिडेंस लेवल 1 - 96 मतलब 1/0.04 का वेटिंग स्कीम हो जाएगा. वैसे वेइंग स्कीम ले लो एंड कैलकुलेट ईएस, तो वो भी एक कोहेरेंट रिस्क मेजर है. तो ऐसे ऐसे डिफरेंट मेथड्स बोले हुए हैं इन दिस कोहेरेंट रिस्क मेजर्स. दिस गाइड में बस यहीं से देख लेता है बेटर रहेगा. तो ये 1/1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल का एक था, टेल लॉसेस ले लो, तो उसका एक वेइंग स्कीम है. आई डोंट थिंक इससे कोई कैलकुलेशन आएगा, बस बोला है कि कोहेरेंट रिस्क मेजर्स भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का वेइंग स्कीम ले सकते हैं.
अलग अलग टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बोला है। तो ये एक मेथड है। डिवाइडेड इनटू इक्वल प्रोबेबिलिटी स्लाइसेस वेटेड टू, ये ईएस का ही बात किया है, ये ईएस का ही बात हो रहा है, सो कैन इग्नोर दिस। नंबर 3 में बोला है कि जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा आया है, तुम हर एक सिग्निफिकेंस लेवल पे, मतलब पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो नंबर 3 है, तुम बोले पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तुम हर एक सिग्निफिकेंस लेवल पे निकाल भाई। तुम 10% में निकाल, तुम 20% में निकाल, तुम 30%, 50% में निकाल, तुम 70% पे निकाल, मतलब हर एक का 10 का है, 20, फिर 30 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, 50, 60, 70, 80, 90, हर एक सिग्निफिकेंस लेवल पे निकाल। तो उसका कोई कुछ आएगा, सपोज -1 -2 आया, -1.5 आया, 0 आया, 1.5 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे ऐसे कुछ आएगा। तो तुम ये जो वेट ये सब को लेके भी रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, कि मतलब इसका एवरेज ले लो या कुछ ले लो जिससे रिस्क कैलकुलेट हो जाए, तुम्हारा रिस्क मेजर कैलकुलेट हो जाए। देख लो, तुम सपोज n इक्वल टू 10 लिया, तो मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 बांट रहे, 10%, 20%, 90% बांट दिया लॉस क्वांटाइल्स में। तो एज ब्रेक पॉइंट यू आर कैलकुलेटिंग द लॉसेस। तो 1.2 आया 10% पे, 2% 0.84 आया, 90 90% पे 1.28 आया, मतलब 90% इज एट प्रॉफिट वाला साइड ना, तो 1.28 आया। एंड ईच नेक्स्ट क्वांटाइल इज वेटेड बाय स्पेसिफिक रिस्क अवर्जन फंक्शन एंड एवरेज टू अराइव द वैल्यू ऑफ रिस्क। अब वेटिंग फंक्शन तुम कुछ भी ले सकते हैं, या तो वही वेइंग स्कीम ले लो, इसमें कुछ मेंशन नहीं है कैसे लेना है, क्या लॉसेस को ज्यादा वेट देना है तो लॉसेस को ज्यादा वेट दे दो। एक कुछ कोई भी फॉर्मूला बना लो वेइंग स्कीम का, जैसे 1 - 1 कॉन्फिडेंस इंटरवल था, कॉन्फिडेंस लेवल था, वैसे कुछ और भी बना लो, कुछ भी बना सकते हैं ना तुम वेइंग स्कीम, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। यू कैन ई टू दी पावर माइनस कॉन्फिडेंस लेवल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, माइनस कॉन्फिडेंस लेवल कर सकता है, कोई भी वेइंग स्कीम ले लो जो तुमको सुटेबल लगे, एंड देन उसको वेट देके एक एवरेज वैल्यू निकाल लो, एंड देन कैलकुलेट द रिस्क मेजर। सो इसमें बोला है अगेन कि दिस विल डिपेंड ऑन कि तुम कितना नंबर ऑफ ब्रेक पॉइंट्स ले रहे हैं। तो ये जो है ना, इसको स्लाइसेस बोलते हैं, स्लाइसेस हो गया ये। तो अगर n इक्वल्स टू 10 है, तो मतलब हम लोग n-1, हम लोग 10 स्लाइस कर रहे हैं, 0.1 से 0.9 तक 10 स्लाइसेस कर रहे हैं, ठीक है, 0 to 0.1, 2 को इंक्लूड करके, 0.9 to 10, 1 को इंक्लूड करके। n इक्वल्स टू अगर 100 हुआ तो हम लोग 100 स्लाइसेस कर रहे हैं। तो मतलब अगर n इक्वल्स टू 100 है तो अपने कैसे तोड़ेंगे, 0.01, मतलब 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, वैसे तोड़ेंगे। तो इट कैन बी लाइक दिस, 1%, 2%, 3%, 99%, है ना, 100 स्लाइसेस कर रहे हैं। तो ये जो 10 और 100 का स्लाइसेस है ना, तुम ये जो 100 स्लाइसेस में देखिएगा, इसमें और एक्सट्रीम वैल्यूज आएगा। अब उसमें क्या कर रहा था हम, उसमें तो हम 90% पे रुक गया था ना, पहले वाले में 10 स्लाइस था, ठीक है। तो इस पे जो लॉस आएगा और इस पे जो लॉस आएगा, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये सब लेफ्ट साइड में होगा, बट ठीक है, एक बार राइट साइड अज्यूम कर लेता है, मैं बना दिया हूँ तो। इस लॉसेस तो लेफ्ट साइड आता है, तो लॉसेस लेफ्ट साइड में आएगा, बट लेट्स अज्यूम कि यहीं पे प्रॉफिट ही देख लेते हैं, चलो। एक्सट्रीम वैल्यू किस में आएगा प्रॉफिट का, 99% पे या 90% पे बड़ा वैल्यू? VR का बड़ा वैल्यू सर। वीआर नहीं, मतलब अगर तुम 99% पे प्रॉफिट निकाल रहा है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल एंड 90% कॉन्फिडेंस लेवल में प्रॉफिट ही निकाल रहा है, वीआर छोड़ दे, वीआर बाहर में गया अभी, प्रॉफिट ही निकाल रहा है, किस में बड़ा प्रॉफिट आएगा, बड़ा नंबर आएगा इन दिस ग्राफ?
90 90% पे। 90% पे? तुम यहाँ पे 0 to इंफिनिटी जा रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा बाहर है? तुम वी आर ये सब भूल जाओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो। 99% पे आएगा फिर। 99% पे आएगा ना, इट इज मोर टूवर्ड्स द टेल 99%। इट इज मोर टूवर्ड्स द टेल ना। ये तो यहाँ पे ही है, ये यहाँ पे है, और तो ये तो बढ़ते जा रहा है ना, इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 99% पे आएगा। एंड वी ऑल्सो नो कि मतलब एज वी मूव डाउन द टेल मतलब यहाँ से 90 to 91% जाने में सपोज 2 रुपया लगा, तो 91 to 92% जाने में अपने को 3 रुपया लगेगा, क्योंकि थिन टेल्स तो थिन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो ज्यादा वैल्यू लगेगा 1% को कवर करने के लिए। एरिया अंडर द कर्व ज्यादा कम होते जा रहा है, और 92 to 93 जाने के लिए अपने को सपोज 5 रुपया लगेगा एज यू मूव डाउन द टेल। तो सोचो कि मतलब जितना ज्यादा स्लाइस करेंगे, मतलब उस समय सिर्फ 90 हो रहा था, एन अगर 100 है तो अपने 91 ले रहे हैं, 92 ले रहे हैं, 93 ले रहे हैं, 94 ले रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना बढ़ जाएगा, और एक्सट्रीम वैल्यूज आएगा। अब यही अगर एन इक्वल टू 200 होता तो 99.5 भी आ जाता, है ना। 200 मतलब 0.5, 0.51, 1.52, एंड देन फिर लास्ट में 98.5, 99, 99.5, 100 ऐसे जाता, है ना। तो 99.5 भी आ गया, उस समय 99 आ रहा था, अब 99.5 भी आ गया। अब वो सोचो वो और कितना दूर होगा, और एक्सट्रीम में जा रहा है। तो एज we increase the n, the higher the extreme values। जितना ज्यादा n उतना एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेगा अपने को। तो इसमें ये समझाया है। एंड ऑब्वियसली जितना ज्यादा n होगा, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशंस होगा, उतना स्टैंडर्ड एरर मतलब एरर्स कम आएगा। सो every time the number of observation is doubled, the width of tail slide is cut in half. This process allows for calculation of halving the error. The ideal number is found मतलब जब एरर 0 हो जाए स्टैंडर्ड एरर्स, तो एन को रोक देना चाहिए बढ़ाते बढ़ाते। इसमें क्या बोल रहा है? सर ये एक डाउट था, ये जो हम्म, एन है मतलब कितना बढ़ाएंगे, मतलब जैसे कि क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ जाएगा ना। कमिंग टू दैट, वही उसी का पैराग्राफ था वो। सो ये तेरा वापस से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। अब एन 10 था तो अपने को ऐसे 10%, 20%, 50%, 80%, 90% ऐसे दिख रहा था। एन इक्वल टू 10 था, अब एन इक्वल टू 20 हो गया। एन इक्वल टू 20 हुआ तो ये 5% हो गया, 10% भी आएगा, 15% आएगा, 20% आएगा, 50% आएगा, 75% आएगा, 80% आएगा, 85% आएगा, 90% आएगा, 95% आएगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया? N20 हुआ तो 5 5 5 में बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन बोला है कि जैसे जैसे तुम एन अगर एन डबल करेगा ना, तो वैसे वैसे ये जो गैप है इसका आधा हो जाएगा। वो तो भाई जनरल सा बात है, आधा हो ही रहा है, आधा में बढ़ जाएगा। ये जो गैप है, यहाँ पे एक लाइन बनाना भूल गया, इसका भी ये जो गैप है इसका देख लो, आधा हो गया, आधा आधा में बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही आधा आधा करते रहो। N10 किया, आधा आया,
अब स्टैंडर्ड एरर निकाला तुम, मतलब कितना दूर है, मतलब एरर पहले जो एरर आ रहा था अब एरर आ रहा है, कितना डिफरेंस है। फिर एंड 40 करो, फिर देखो एरर कितना आ रहा है, पास है कि क्लोज है। तो वैसे आधा आधा करते रहो, तो जब हाविंग द एरर, जब एरर का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, तो रोक देना तुम, और मत बढ़ाना है इनको। तो वही लिखा है। तो यही है, कोहेरेंट टेस्ट मेजर्स में यही सब डिस्कशन है, थोड़ा एब्रप्ट है। एक बार तुम गो थ्रू करेगा उससे एंड नोट्स मैच करेगा तो इजी हो जाएगा। So this was coherent risk measures for you. अब now we'll study about how to calculate the standard errors. उसके लिए एक फॉर्मूला है, एंड कैसे वी आर का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलता है, एंड देन क्यू क्यू प्लॉट। ये आज करा दूं या नेक्स्ट क्लास? आई गॉट अ गो एज वेल। तो नेक्स्ट क्लास का था तो मतलब चलेगा। वही सोच रहा हूँ, तब तक। थोड़ा न्यू है ना सर ये वाला, हाँ हाँ, ये नहीं कॉन्टेल हुआ है। कॉन्टेल वगैरह स्टैंडर्ड एरर। हाँ, तो एक बार उसमें रिवाइज ये कर लेता हूँ ये खोल ले। पहले वाला। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन देख ले, दो ठो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। फायदा का नोट्स है, एक बार खोल ले उसको, ये ला चैप्टर का पेज नंबर 6 होगा पीडीएफ का, है ना। हम यार रुक जा, मैं आंसर हटा दे रहा हूँ, तब इधर से कर लेना, मैं आंसर मार्क था। हम्म, मॉडल क्यूज क्विज वो वाला ना 1.1। हाँ हाँ वही है। ये ले, अब इससे भी देख सकते हैं, मतलब मेरा आंसर मार्क था इसलिए मैं। सो मॉड्यूल क्विज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन पर द वी आर एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज एस्टिमेटेड टू बी 1.56। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू। नाउ आई एक्सपेक्ट यू टू नो दिस, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल है, बट यू कैन। 1.56 मतलब कुछ भी हो सकता है ना सर। देयर इज अ कैच, मतलब रीड रीड थ्रू द आंसर्स सॉल्यूशंस, मतलब एंड तब कैच समझ आएगा, मतलब क्या चीज से क्या कंपेयर करे ये जानना जरूरी है। वी आर कंपेयरिंग हिस्टोरिकल सिमुलेशन विथ नॉर्मल एंड लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में हिस्टोरिकल सिमुलेशन जो 1.6 आया, 95 1.56 आया है, उससे क्या मतलब आइडिया लग रहा है, मतलब टेल्स थिनर है, फैटर है, या सही है। 95% फिर तो 1.645 होता है मतलब। हाँ बट यहाँ पे 1.56 है। हाँ मतलब तो थिन थिन होना चाहिए। थिन है,
कौन सा थिन है, मतलब हिस्टोरिकल वाला? करेक्ट। Uh, हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैज थिनर टेल्स देन लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे तुम बोल रहे हो 1.565 होना चाहिए, बट उसका 1.56 में ही हो गया, मतलब इससे पहले ही हो गया 1.56। तो टेल्स थिनर है इसलिए ना, पहले ही आ गया। फैटर होता तो और बाद में आता। तो या डी इज करेक्ट। व्हाट अबाउट टू? Assume profit and loss distribution for XYZ is normally distributed, okay, with an annual mean of 20 million and standard deviation of 10 million. The 5% VR is interpreted as which of the following? तो पहले पता कर लेते 5% VR क्या है 5% VR? 3.5 आ रहा है सर। हाँ वो तो ऐसे सॉल्यूशन देखिए पता चल रहा है, बट इट्स गुड दैट वी कैलकुलेटेड 1.645 into 10 minus 1.65 into 10 minus 20 which is 3.5. अब हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस वीआर? मैं बोला था मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ वीआर इज इम्पोर्टेंट। तो बता। नेगेटिव साइन से होता है ना। क्या? तो पॉजिटिव आया सर 3.5। तो मतलब क्या है, मतलब लॉस प्रॉफिट है होगा। वो? नहीं, नहीं सर, हाँ हाँ प्रॉफिट होगा, हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट होगा होगा, ना, हाँ। पॉजिटिव आया। हाँ, इसलिए बोला था माइनस प्लस में कंफ्यूज होगा। 20 माइनस 16.45 मतलब मीन मीन प्रॉफिट ही तुम्हारा उससे बड़ा है 95% पे जो वीआर आ रहा है, तो प्रॉफिट है। वीआर इज एट प्रॉफिट लेवल। अब बता, फर्स्ट वाला फिर करेक्ट लग रहा है? अगर वीआर एट अ प्रॉफिट लेवल है तो 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस ऑफ एटलीस्ट 3.5 मिलियन। अगर नेगेटिव 3.5 आता, 20 माइनस 23.5 होता, तो फर्स्ट वाला सही होता। बट ये तो पॉजिटिव है, तो सेकेंड वाला देखते हैं। 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ऑफ एटलीस्ट 3.5 मिलियन, तो वो तो 5% ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि मतलब 3.5 मिलियन प्रॉफिट से कम होगा प्रॉफिट। 5% प्रोबेबिलिटी थोड़ी है कि मिनिमम 3.5% होगा, 3.5 मिलियन होगा, उससे भी तो ज्यादा तो हो ही सकता है। तो बी भी नहीं लग रहा है। अब सी में तो देख लॉसेस है, तो मतलब लॉसेस तो हट ही गया है, क्योंकि 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस एटलीस्ट 3.5 मिलियन। तो 3.5 मिलियन का लॉस तो है ही नहीं कहीं पे, लॉसेस कहाँ से अपने गिन रहे हैं? तो ऑप्शन तो डी बचा, 95% probability of earnings at least 3.5 million, which is making sense क्योंकि at 5% level the minimum profit is 3.5। तो जो भी होगा 95% तो उससे बड़ा ही होगा, which is making sense, right? So the correct answer is D here. So interpretation also becomes important and we expect questions like these to come in part 2। मतलब part 2 में simple questions तो नहीं आने वाले हैं, tricky आएंगे। We are gonna stop here। नेक्स्ट क्लास में वी डोंट हैव मच टू स्टडी, मतलब स्टैंडर्ड एरर्स जो है वो देखेंगे, वीआर का कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे, एंड देन वील मूव टू क्यू क्यू प्लॉट्स विच इज वेरी सिंपल। एंड आई थिंक नेक्स्ट क्लास ही चैप्टर 2 भी स्टार्ट करा दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। चैप्टर 2 यस भी सर। ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा ही है मैंने देखा। सो होपिंग कि एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाए। विल टारगेट की मतलब बाय फेब, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बट बाय फेब आई एम टारगेटिंग कि तुम लोगों का सिलेबस एक बार तो कंप्लीट हो जाए बाय फेब, मैक्सिमम मार्च मिड तक।
कि तुम लोगों को 1 महीना 2 महीना टाइम रहे टू रिवाइज एंड एवरीथिंग. Depends on when the books are being released and stuff. Yeah. Yes, sir. ठीक है. ठीक है. चलो. I'll stop sharing and stop recording as well.